स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उसके उत्तर के साथ साथ फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है संप्रेषण से, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन स्किल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसी को हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जो है वह संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक चिन्हों व्यवहार भाषा के रूप में होता है। ठीक है, यानी दो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य जो सूचना का आदान प्रदान होता है, चाहे वो प्रतीक चिन्हों के द्वारा या भाषा या व्यवहार के द्वारा या बोलचाल के द्वारा, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात संप्रेषण का तात्पर्य सूचनाओं के आदान प्रदान से है जो विचार, विश्वास, भावनाओं, दृष्टिकोण, भाषा के रूप में दो या उससे अधिक समूह के व्यक्तियों के मध्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, जैसा कि वेबस्टर डिक्शनरी है उसी के अनुसार दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के मध्य जो सूचना का आदान प्रदान होता है, चाहे वो प्रतीक चिन्हों या व्यवहार या भाषा के थ्रू, उसी को हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में बोलें तो जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संप्रेषण का वर्गीकरण। तो इसे संबंध के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, यानी रिलेशनशिप के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, साथ ही अभिव्यक्ति के आधार पर जो है उसको शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप में बांटा गया है। ठीक है, यानी संबंध के आधार पर दो प्रकार के और अभिव्यक्ति के आधार पर भी दो भाग में। ठीक है, तो संप्रेषण का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार का होता है। पहला संबंध के आधार पे और दूसरा अभिव्यक्ति के आधार पे। संबंध के आधार पे में पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। साथ ही अभिव्यक्ति के आधार पे में भी दो प्रकार का, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल यानी ओरल के थ्रू करें या लिखित रूप से करें, और नॉन वर्बल यानी प्रतीक चिन्हों के जैसे इशारा वगैरह करके करते हैं तो उसको। ठीक है, करते हैं। अगला है संप्रेषण के घटक। ठीक है, अभी हम लोगों ने उसके वर्गीकरण को देखा, साथ ही उसके डिफिनेशन को भी देखा। अब बढ़ेंगे हम लोग संप्रेषण के घटक के, यानी कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला संदेश। ठीक है, हम लोग क्या चीज़ भावना को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं, वो होता है पहला संदेश। दूसरा संदेशवाहक, किस थ्रू हम लोग अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं या उसको भेजते हैं, तो वो होता है संदेशवाहक। ठीक है, साथ ही तीसरा जो होता है जो रिसीव करता है या हमारी बातों को सुनता है वो होता है रिसीवर। ठीक है, चौथा होता है माध्यम, किस माध्यम से हम अपने बात को पहुंचा रहे हैं, जैसे बात के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, इस सब के थ्रू जो होता है वो होता है माध्यम। तीसरा होता है विसंकेतन, जिसे हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं, जिसमें किसी संकेत के माध्यम से उसके अर्थ को समझाकर और अपनी सूचना को पहुंचाते हैं। चौथा होता है इनकोडिंग, संकेत के माध्यम से। ठीक है, साथ ही एक होता है फीडबैक। ठीक है, जो भी संदेश हम लोग पहुंचाते हैं उसका क्या प्रत्युत्तर आता है वो होता है फीडबैक। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग संप्रेषण के घटक को देखते हैं। पहला संदेश, दूसरा संदेशवाहक, तीसरा प्राप्तकर्ता, चौथा माध्यम, पांचवा विसंकेतन और छठा संकेत, और सातवां जो होता है वो फीडबैक जो होता है, इन सभी का घटक होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया यानी टेक्निक को देखेंगे। ठीक है, तो पहला संदेश को कहना होता है, दूसरा सुनना, तीसरा अवलोकन करना, चौथा पुनः व्यक्त करना, साथ ही स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना और बांटना, साथ ही उसका संक्षिप्तीकरण भी करना। यह होता है संप्रेषण की प्रक्रिया, जिसमें संदेश को कहना यानी मैसेज को बोलना, साथ ही सुनना, अवलोकन करना, पुनः व्यक्त करना, स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना, बांटना और उसको संक्षिप्त करना, ये शामिल होती है। आगे है संप्रेषण के लाभ। ठीक है, यानी एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला, संप्रेषण उपचार के समय लोगों के साथ वह सहानुभूति को बढ़ाता है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य उपचार में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाता है, मरीज की भावनाओं एवं विचारों को समझने में मदद करता है, संप्रेषण से उपचार करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार होता है, संप्रेषण के द्वारा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सूचना मिलती है, और संप्रेषण के द्वारा उपचार के प्रभाव का मूल्यांकन यानी असेसमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कम्युनिकेशन के एडवांटेज, जिसमें संप्रेषण उपचार के समय लोगों के साथ वह सहानुभूति को बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य उपचार में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है, मरीज की भावनाओं एवं विचारों को समझने में मदद करता है, साथ ही संप्रेषण से उपचार करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार होता है। संप्रेषण के द्वारा लोगों के
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है और संप्रेषण के द्वारा उपचार के प्रभाव का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। अगला है उपचारात्मक संप्रेषण की तकनीक यानी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, जो भी उपचार दे रहे हैं उसमें संप्रेषण की क्या क्या तकनीक है उसी को। तो पहला ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा क्लैरिफिकेशन करते हैं यानी स्पष्ट करते हैं, साथ ही जानकारी देते हैं यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही सुनते हैं यानी लिसनिंग, साथ ही दोबारा से व्यक्त करते हैं। और इसमें बांटना भी होता है, जोड़ना, प्रश्न करना और केंद्रित करना इसका मेन टेक्निक होता है। ठीक है, जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं उसमें अवलोकन, स्पष्ट करना, जानकारी देना, सुनना, दोबारा से व्यक्त करना, बांटना, जोड़ना, प्रश्न करना, केंद्रित करना, ये सब शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्स को मरीज के साथ बात करते समय कौन कौन से तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, नर्स को मरीज के साथ बात करते समय कौन कौन से तरीके नहीं अपनाने चाहिए ताकि उन पर नकारात्मक जो प्रभाव है वो ना पड़े। तो पहला, झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। कोई भी बात पूरी ट्रूली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी भी बात को नकारना नहीं चाहिए और अधीर होना चाहिए। ठीक है, यानी पेशेंट के प्रति अधीर होना चाहिए और अपना बचाव भी हमेशा करना चाहिए या तैयार रहना चाहिए। साथ ही मरीज की आलोचना करनी चाहिए। ठीक है, जो भी मरीज है उसकी आलोचना करनी चाहिए। साथ ही आग्रह करना चाहिए यानी रिक्वेस्ट। साथ ही अपने मन में ही बात पक्की कर लेनी चाहिए। जो भी हम लोग, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करना चाहिए और एकदम कम बात करनी चाहिए। ठीक है, मरीज के साथ हमेशा कम बात करने का कोशिश करना चाहिए। बार बार बातचीत का शीर्षक बदलना चाहिए। ठीक है, यानी हर एक बात जो टाइटल है बातचीत का वो उसको बदल देना चाहिए। मरीज के बोलते समय बार बार बाधा डालनी चाहिए। ठीक है, और सलाह प्रदान करनी चाहिए। साथ ही बात को पक्की नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए कुछ मरीज के साथ बातचीत करते समय नर्स को क्या तरीके नहीं अपनाना चाहिए, जिसमें झूठे आश्वासन नहीं देना, नकारना, अधीर होना, अपने बचाव करना, मरीज की आलोचना करना, आग्रह करना, अपने मन में ही बात पक्की करना, एकदम कम बात करना, बार बार बातचीत का शीर्षक बदलना यानी टाइटल बदलना, साथ ही मरीज के बोलते समय बार बार बाधा डालना, सलाह प्रदान करना और बात को पक्की नहीं करना, ये शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है संप्रेषण में उत्पन्न बाधाओं एवं उसको प्रभावी बनाने के उपाय। ठीक है, कौन कौन से ऐसी बाधाएं होती हैं जो कम्युनिकेशन में बाधा डालती हैं, साथ ही इसके हम लोग प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला, भाषा संबंधी बाधाएं आती हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। ठीक है, जिसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग या त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग से समस्या हो सकती है तथा गलत अनुवाद करने से भी समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और गलत अनुवाद से बचना चाहिए। साथ ही भावनात्मक या मानसिक बाधाएं भी इसमें शामिल होती है, जिसमें लापरवाही, भय या उद्वेग, अपरिपक्वता, कमजोर, चिंता, ईर्ष्या या क्रोध, विपरीत विचारधारा शामिल होती हैं भावनात्मक या मानसिक बाधाएं में। साथ ही अन्य जो बाधाएं होती हैं जिसमें ज्ञानेंद्रियों के विकार, संचार माध्यमों की कमी, एनपीआर में विश्वास की कमी यानी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में विश्वास की कमी, साथ ही वातावरण का प्रभाव, समय का अभाव और आलोचना का भय शामिल होता है। ठीक है, तो जो अन्य बाधाएं में होती है उसमें ज्ञान इंद्रियों का विकार, संचार माध्यमों की कमी, एनपीआर में विश्वास की कमी, वातावरण का प्रभाव, समय का अभाव और आलोचना का भय होता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ संप्रेषण में उत्पन्न बाधाओं एवं उसको प्रभावी बनाने के उपाय। अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला है उपचारात्मक संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लेडार पद्धति से सूचित करते हैं या लेडर पद्धति से सूचित करते हैं, जिसमें एल का मतलब होता है लुक एट द आई, मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट, यानी आई से आई कॉन्टेक्ट को हमेशा बनाए रखना चाहिए। साथ ही आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, जो भी वाजिब क्वेश्चन है उसको पूछना चाहिए। साथ ही डू नॉट इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट चेंज सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेशन इमोशन विथ कंट्रोल, अपना इमोशन भी अगर जाहिर करना है तो उसको कंट्रोल में रख के जाहिर करना है। साथ ही रिस्पॉन्सिबली लिसन, हम लोग को केयर पूर्वक सुनना चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन का स्किल है उसमें जो भी अत्यधिक प्रभावी बनाने के उपाय होते हैं उसको हम लोग लेडर पद्धति द्वारा सूचित करते हैं, जिसे लुक एट द आई, मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट, आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट चेंज सब्जेक्ट, साथ ही एक्सप्रेस इमोशन विथ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबली लिसन, ये शामिल होते हैं। अगला है नर्सिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो नर्सिंग प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्या को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है या उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, अर्थात ये बोलें कि वैसी प्रक्रिया जिसका योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर, यानी किस चीज़ का महत्व ज़्यादा है उसी के आधार पर उनका निराकरण या समस्या का हल किया जाता है, उसी को हम लोग नर्सिंग प्रक्रिया बोलते हैं। अर्थात यह एक
समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है जिसमें रोगी के देखभाल हेतु योजनाबद्ध संगठित प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, जिसमें रोगी के समस्या का आकलन, पहचान, निवारण योजना, क्रियान्वयन व प्रभाविकता का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है। नर्सिंग प्रक्रिया एक लक्ष्य निर्धारित देखभाल का तरीका है जो नर्सिंग देखभाल के ढांचे का निर्माण करती है। ठीक है, अर्थात कुल मिला के ये बोलें कि अगर किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं रोगी के, तो उसी को हम लोग नर्सिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। यह एक नर्स द्वारा किए जाने वाले प्रोसीड्यूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है नर्सिंग प्रक्रिया के चरण। ठीक है, तो इसमें जो चरण है वो मुख्यतः 5 होते हैं। पहला, असेसमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, रोगी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं या रोगी के संबंधियों से, उन सभी से आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत आंकड़े के साथ साथ वस्तुपूरक आंकड़े, जिसमें जो साक्षात्कार करते हैं, हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, शारीरिक परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं या एमएसी करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सब द्वारा जो भी आंकड़े आते हैं उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। साथ ही निदान करते हैं, यानी पहचान करते हैं कौन सा बीमारी है या उसका क्या उपाय है। साथ ही योजना बनाते हैं कि उस बीमारी का हम लोग कैसे देखभाल करेंगे, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी उस बीमारी से ठीक करने के लिए हम लोग उसके चिकित्सीय विकल्पों का प्रयोग करते हैं। साथ ही इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के इसमें सलाह दिए जाते हैं। साथ ही 5वां जो होता है वो इवोल्यूशन है, यानी मूल्यांकन होता है, जिसमें सभी प्रोसीड्यूर से गुजरने के बाद हम लोग उस पर क्या लागू होता है और उससे क्या बेनिफिट है, उसका हम लोग असेसमेंट तैयार करते हैं और उसको अपने से सीनियर के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।